इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी पेरेंट्स वर्क प्लेस कम्स अंडर। एक क्वेश्चन मैंने आपसे कल उस पर पूछा था कम्युनिटी टैब पर, इसी थियरी से रिलेटेड, कि इनकी थियरी के अनुसार जो वैल्यूज हैं, जो मूल्य हैं आपके जीवन में, वो किस सिस्टम में आएंगे। बेसिकली इन्होंने 5 सिस्टम की बात की है अपनी थियरी में। जो पारिस्थितिकी तंत्र है ब्रॉनफेन ब्रनर का, जिसमें वो बात करते हैं जो घर का माहौल है, स्कूल है, वो आपस में इंटरेक्ट करें तो वो प्रभावित करते हैं बच्चे के विकास को एक तरीके से। ठीक, तो क्वेश्चन यहाँ ये है कि पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वो किस दायरे में आएगा, किस तंत्र के अंदर आएगा। और दूसरा क्वेश्चन इसके बाद ये है कि वैल्यू सिस्टम जो है आपका वो किस तंत्र में आएगा, जिसका आंसर कल 25-26% लोगों ने गलत दिया कम्युनिटी टैब पर। ठीक है, वो लास्ट में आपको दिखा भी दूंगी क्वेश्चन। कोई कह रहा समझ में नहीं आ रहा मैम, क्वेश्चन शुरू हुआ नहीं है अभी, पढ़ के निपटी नहीं हो, आपको समझ में भी नहीं आ रहा, मतलब ईश्वर ही बस कृपा कर सकता है आप पे अब इस बात के बाद, है ना। समझोगे तो समझ भी आएगा। माहौल थोड़ा ऐसा ही है। मम्मी कैसी है अभी? मम्मी बेटर है, काफी इंप्रूवमेंट है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉनफेन ब्रनर्स इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियरी, यानी ब्रॉनफेन ब्रनर के सिद्धांत के अनुसार पेरेंट्स का वर्क प्लेस कहाँ आएगा, बताइए। आपको पता होना चाहिए ये एक्सो सिस्टम में आएगा, मीजो में नहीं आएगा। मीजो में जब दो सिस्टम इंटरेक्ट करें, पेरेंट्स यानी घर का माहौल और स्कूल यानी टीचर, जब पीटीएम होगी तब वो मीजो में आएगा, क्योंकि दो माइक्रो सिस्टम आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बच्चे के लिए जो उसके पेरेंट है, उनका जो ऑफिस है, या मान लीजिए मेरे माता पिता शिक्षक हैं तो उनका जो स्कूल है वो मेरे लिए इनडायरेक्ट है। उनके साथ आज क्या हुआ वो मुझे इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा, और इनडायरेक्ट चीजें एक्सो में आती हैं। मैं डायरेक्टली स्कूल नहीं जाती हूँ अपनी मम्मी के साथ, है ना, वो जाती हैं, लेकिन उनके स्कूल में जो भी घटना आज घटी होगी या कोई भी जो भी माहौल चल रहा होगा वो मुझे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। क्यों? क्योंकि मेरी मदर को इन्फ्लुएंस करेगा। तो ऐसे आप समझिए इसको कि जो आपका वर्क प्लेस है, जैसे किसी पेरेंट का ट्रांसफर हो जाए, अब ट्रांसफर तो पेरेंट का हुआ है, आपका तो नहीं हुआ, आप तो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, बट प्रभाव तो आप पे भी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड है उस ट्रांसफर से, और डायरेक्टली रिलेटेड है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? कोई समस्या इस बात को समझने में हो तो मुझे बता दीजिए। ये बात क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल। तो मैक्रो सिस्टम में वैल्यूज आती है, मूल्य, जो कल क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी टैब पर। मूल्य जो है आपके वो मैक्रो सिस्टम में आते हैं। माइक्रो में घर आ गया, होम, स्कूल, अलग अलग तरीके से। मीजो में जब दो माइक्रो सिस्टम इंटरेक्ट करें, और एक्सो सिस्टम में इनडायरेक्ट चीजें जो आपको प्रभावित करती हैं वो किस में आ जाएंगी? एक्सो में आ जाएंगी, मीडिया जैसी चीजें। ठीक है बात, जिसमें आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। मीडिया का भी तो सेम ही हाल है ना, बट वो आपको क्या करेगी? इनडायरेक्टली प्रभावित करेंगे ऐसी चीजें। तो पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस है वो एक्सो सिस्टम में आएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। अगर आप यहाँ देखना भी चाहें तो ये सिस्टम आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। जिन्होंने ये थ्योरी ना पढ़ी हो, चैनल पे कई बार कराई हुई है मैंने। तो हमारी बात हुई थी कि एक्सो सिस्टम में क्या आएगा। एक्सो सिस्टम की बात कर रहे थे, तो हम कह सकते हैं आपका इकोनॉमिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, ये सारे जो हैं वो एक्सो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। आपका रिलीजन हो सकता है। जो वैल्यूज हैं वो मैक्रो में आएंगी, और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस होते हैं वो क्रोनो सिस्टम में आते हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ेंगे। बीच में सेंटर में एक व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डज द एम ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्लार्क हल्स लर्निंग थ्योरी? जो क्लार्क हल का पुनर्बलन का सिद्धांत है, उसमें अभी कल परसों हम कर भी रहे थे, जो पेडागोजी स्पेशल बैच है उसमें। व्हाट डज द एम ऑफ रीइंफोर्समेंट इन क्लार्क हल्स? रीइंफोर्समेंट का, पुनर्बलन का एम क्या है? पुनर्बलन जो देने की बात करते हैं ड्राइव रिडक्शन थ्योरी में, जिसको चालक न्यूनता सिद्धांत कहते हैं हल का, उसमें अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं या जब लर्निंग हो रही होती है तो रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट क्या है? जो आपके किसी एक एक्शन को और बढ़ावा देना। भाई आप पढ़ रहे हैं बैठ करके, मम्मी ने दूध का ग्लास लाके रख दिया, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, यहीं बैठ के पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या है? रीइंफोर्समेंट है। शाबाश मेरा बच्चा तो बहुत पढ़ता है। क्या है ये? रीइंफोर्समेंट है कि आप अब और ज्यादा चाहेंगे पढ़ना। तो रीइंफोर्समेंट मतलब किसी एक काम को का जो अकरेंस है उसको बढ़ावा देना। ठीक, तो इसमें रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य क्या है? रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य मोटिवेशन को घटाना, इंसेंटिव को घटाना नहीं है। रीइंफोर्समेंट का उद्देश्य है कि जो नीड है उसकी, उसमें कमी आ जाए। जब आप वो जो नीड है आपकी वो कंप्लीट हो जाए, पूरी हो जाए। ठीक, ड्राइव तो अपने आप ही कम हो जाएगी जब नीड फुलफिल हो जाएगी। इसीलिए तो ड्राइव रिडक्शन है ना। भूख लगी है, खाना मिल गया, जो ड्राइव थी वो कम हो गई क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति हो गई। ठीक है बात, तो ए ऑप्शन यहां सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। Which one of the following is most important in inclusive education? यानी समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन है या क्या है, बताइए। सीरियसली इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, नाम वाम के चक्कर में मत पड़िए अभी। समावेशी शिक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या लग रहा है आपको? 4 ऑप्शंस में से। पहला है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, IEP कहते हैं। फिर है यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, देन है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, और फिर एनकरेजिंग कंपटीशन। बताइए। इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन है जहां हर प्रकार का बच्चा एक छत के नीचे बैठ करके उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जा सके। एक स्लो लर्नर भी है, एक ऐसा बच्चा भी है जो स्पेशल चाइल्ड है, एक ऐसा बच्चा भी है जो गिफ्टेड भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान होगा, कि इंडिविजुअल की नीड को ध्यान में रख करके पाठ योजना बनाई जाए। पाठ योजना या लेसन प्लानिंग, जो आप क्लासरूम में जाने से पहले अपना एक लेसन को प्लान करके जाते हैं। जैसे ये PDF जो ये PPT बनी है, इसमें मेरी लेसन प्लानिंग लगी है कई घंटों की। क्यों?
टाइम लगेगा, आपको क्वेश्चन सेलेक्ट भी करने होंगे, उनको ट्रांसलेट भी करना होगा, फिर चूज भी करना होगा, कई बार आपको कोई पिक्चर भी लगानी है, कोई एग्जांपल भी दिमाग में लाना है। ये सब क्या है? ये लेसन प्लानिंग है जो एक टीचर क्लासरूम में जाने से पहले करेगा। क्यों? क्योंकि आप बच्चों की नीड को समझ के अगर प्लान करके नहीं जाएंगे तो आप इनजस्टिस करेंगे, आप न्याय नहीं करेंगे अपनी प्रोफेशन के साथ। ठीक, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी विशिष्ट शिक्षा योजना इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरह के हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, तो पेरेंट्स के साथ मिलकर के और इंडिविजुअल को समझ करके उसके लिए प्लान डिवाइस करना, ये होता है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन के प्लान के अंदर। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन कभी मत आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक रूप निर्देशन, यानी सबको एक ही जैसा पढ़ा दो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। जब अलग अलग तरह के अलग अलग नीड के बच्चे हैं तो यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन से नहीं चलेगा, आपको इंस्ट्रक्शन में डिफरेंशिएटेड रखनी पड़ेगी, अंतर रखना पड़ेगा। ये हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस में भी पढ़ रहे थे कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन, बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए सबको एक डंडे से नहीं हाँकेंगे कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन दे दें। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यानी मानकीकृत परीक्षण, इसमें भी हम इंडिविजुअल नीड्स को ध्यान में ठीक से नहीं रख पाते। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, 20 लाख लोग एक साथ बैठ के दे रहे हैं, कोई लिखने में अच्छा है या नहीं हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन, ये सबसे बुरा है कि आप कॉम्पिटिशन को बढ़ावा दें, कॉम्पिटिशन को नहीं, आप अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दें एज अ टीचर। याद है सब, तरंग गुप्ता कह रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कुछ 30 क्वेश्चंस का सेट करेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन फॉल अंडर स्पेसिफिक चिल्ड्रन कैटेगरी, यानी विशिष्ट छात्रों की सूची में या विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आता है, कौन से बच्चे विशिष्ट बालकों की कैटेगरी में आएंगे। बैकवर्ड चिल्ड्रन, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक, गिफ्टेड चिल्ड्रन, रिटार्डेड चिल्ड्रन या सभी, बताइए। तुक्के मत लगाइए, जवाब दीजिए लाइक शेयर करने के बाद, ठीक है बात। देखिए कोई सीटेट के बारे में कुछ पूछ रहा है, एक बार फिर से पूछो तब बता पाऊंगी। 1 मिनट रुको। क्या ये सीटेट के लिए ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, कुछ टॉपिक अलग होंगे, बाकी ज्यादातर कॉमन होती हैं चीजें, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, इससे नुकसान तो होगा नहीं कुछ समझने से पेडागोजी को, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन फॉल अंडर स्पेसिफिक चिल्ड्रंस कैटेगरी, देखो जो नॉर्मल नहीं है वो स्पेसिफिक में जाएगा, ठीक है, नॉर्मल नहीं है वो स्पेसिफिक में जाएगा। एवरेज से अलग सब स्पेसिफिक है, अगर यहाँ एवरेज लिखा होता, कहीं औसत बच्चा लिखा होता तो वो स्पेसिफिक में नहीं आता। बैकवर्ड भी नॉर्मल से अलग है, एवरेज से अलग है। गिफ्टेड भी, जिसका मेंटल लेवल ज्यादा अच्छा है, रिटार्डेड भी, ये सब क्या है स्पेसिफिक है, क्योंकि एवरेज नहीं है। जो एवरेज नहीं है वो स्पेसिफिक है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है बात। जो एवरेज नहीं है वो स्पेसिफिक है, ऐसे याद रख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। अरे डी प्लस बी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उस तरह के। In which one of the following technique the child earn objects which they can exchange for desirable items, services और privileges? जो लोग बैच में पढ़ते हैं उनको exactly पता होना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले एक टॉपिक कराया था, इसमें बात क्या हुई है। In which one of the following technique, यानी किस तकनीक के अनुसार बच्चा, किस तकनीक में बच्चा ऑब्जेक्ट्स को अर्न करेगा और बाद में उन ऑब्जेक्ट्स को चेंज कर लेगा डिजायरेबल आइटम्स या सर्विसेज या प्रिविलेज के लिए। मान लीजिए पॉइंट्स इकट्ठा किए कि 10 पॉइंट्स इकट्ठा कर लो, घुमाने ले जाएंगे, तो क्या हो गई, सर्विस हो गई। 10 कार्ड्स या 10 स्टार या 10 स्माइलीज इकट्ठा कर लो, क्या मिलेगा, फेवरेट टॉय मिलेगा या फेवरेट फूड मिलेगा। ये क्या है, टोकन इकोनॉमी कहलाता है। इस तरह का कॉन्सेप्ट ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कहलाता है, टोकन इकोनॉमी। स्किनर इसको यूज करते हैं अपनी थ्योरी में, दिया तो इसको कई अलग लोगों ने था बट उनका नाम पूछा नहीं जाता जनरली, ठीक। तो टोकन इकोनॉमी की टोकन्स इकट्ठे कर करके आप कोई एक डिजायरेबल ऑब्जेक्ट या सर्विस लेकर के आ रहे हो। जैसे वो फन फ्लिप्स नहीं आते थे, अभी भी आते होंगे शायद, कि उसमें कार्ड्स निकलते हैं। जब आपके पास 100 पॉइंट्स इकट्ठे हो गए तो आपको कोई एक चीज मिलेगी, चाहे वो कोई फुटबॉल हो सकती है, कोई एक पेंसिल बॉक्स हो सकता है। तो वो जो टोकन्स हैं उनको इकट्ठा करके कोई डिजायरेबल चीज मिलेगी, टोकन्स के बदले डिजायरेबल चीज मिलेगी। आपने क्लासरूम्स में लगा हुआ देखा होगा, स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स में ज्यादा होता है कि स्टार्स मिलते हैं बिहेवियर के, कि भाई 5 स्टार की रेटिंग है, 4 स्टार की रेटिंग है बिहेवियर की, उससे क्या होगा, ग्रेड मिलेंगे बाद में, ग्रेड से क्या होगा, रिवॉर्ड मिलेगा अगर फर्स्ट आए तो ये टोकन इकोनॉमी है जो पुनर्बलन के लिए काम में ली जाती है। आगे बढ़ेंगे। ऊटी में घूमने के स्थल, ये रही कुछ जानकारी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अलग हैं, लास्ट तक जाते जाते आपको समझ आएंगे। जो मेरी बुक है इंग्लिश मीडियम वाली 4000 MCQs की, वहां से भी आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक। हाँ चलिए। स्टूडेंट्स एनकाउंटर्ड मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस ड्यूरिंग देयर एडजस्टमेंट प्रोसेस। समायोजन की प्रक्रिया हम पढ़ चुके हैं यूट्यूब पर भी, ठीक। समायोजन की प्रक्रिया में बच्चों के सामने कई सिचुएशन आती हैं, कई कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मुझे लग रहा है परसों ही हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है, कई टाइप्स की सिचुएशन हो सकती है कॉन्फ्लिक्टिंग, यानी द्वंद्व की सिचुएशन बन सकती है, जहां पे बच्चा कॉन्फ्लिक्ट में हो, जहां पे बच्चा डिसीजन नहीं ले पा रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो जहां वो फंसा हुआ फील करे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट वांट्स टू एडमिट हिज मिस्टेक्स इन फ्रंट ऑफ द टीचर।
अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, कॉन्फ्लिक्ट की, द्वंद्व की स्थिति क्या है। एक बच्चा अपनी मिस्टेक को, अपनी गलती को अपने पेरेंट या अपने टीचर के सामने एक्सेप्ट करना चाहता है कि मैडम मेरे से गलती हो गई, मैंने ये गलती कर दी। आप घर में मम्मी पापा के सामने हो सकता है कि आपने कोई झूठ बोला हो और आप बताना चाहते हो, बट आपको डर है किस बात का, कि कहीं पनिशमेंट ना मिल जाए। इससे तो अच्छा होता ना ही बताते। पहले तो मम्मी कहती थी सब बताया करो, है ना, और जब बताया तो डंडे पड़ने लग गए, है ना, या फिर प्यारी प्यारी बातें निकल के आने लग गई कभी कभी। ठीक, तो ये क्या है, एक तरफ तो एक पॉजिटिव बात है कि आप बताना चाहते हैं आपसे जो गलती हुई है ना, आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं या अप्रोच करना चाहते हैं। जब भी आप नियर जाना चाह रहे हैं, कोई एक डिसीजन या कोई एक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आप कोई चीज चाह रहे हो, तो अप्रोच आएगा। तो इसमें अप्रोच तो निश्चित है, तो अप्रोच यहाँ है और अप्रोच यहाँ है। अवॉइडेंस हटा देते हैं क्योंकि सबसे पहले तो अप्रोच की बात है और नन ऑफ द अबव अपने आप ही हट जाएगा। तो चाहता है इसलिए अप्रोच करेगा, ठीक है, लेकिन डर है किस चीज का, पनिशमेंट का, तो अवॉइड करेगा, पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहेगा। ठीक, तो अप्रोच के बाद अवॉइडेंस आना चाहिए, क्योंकि पनिशमेंट को कोई अप्रोच नहीं करना चाहता, पनिशमेंट को सब अवॉइड करना चाहते हैं। तो आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, यानी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, या इसको हम कह सकते हैं उपागम, जो भी इसको बोलते हैं अवॉइडेंस को हिंदी में एग्जैक्टली, अभी कल परसों डिस्कस किया था, वो हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो एक बार, और पेडागोजी स्पेशल में पढ़ो फिर 4 महीने तक लगातार। वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कराया हुआ है यहीं, बट कई लोग सीरियसली नहीं पढ़ पाते यूट्यूब से, वो उनकी समस्या है। देखिए एक बार, बुक मिल जाएगी अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन, यानी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। देखिए फिर इसमें कोई दिक्कत आ रही है समझने में। भाई एक तरफ है बच्चा मिस्टेक को अपनी मानना चाहता है, मतलब अप्रोच करना चाहता है टीचर को, दूसरी तरफ उसको डर है पनिशमेंट का। तो एक तरफ अप्रोच आ गई क्योंकि वो चाहता है तो इसलिए अप्रोच करना चाहेगा, दूसरा अवॉइड करना चाहेगा किसको, पनिशमेंट को। तो अप्रोच अवॉइडेंस हो गया सी ऑप्शन, सिंपल आंसर। ये हमने अभी कल परसों ही समझा था इस टॉपिक को, अगर नहीं समझाया तो समझ नहीं आएगा ये। गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप देयर एबिलिटीज व्हेन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित अच्छे से कर पाएंगे जब, बताइए प्रतिभाशाली समझते हैं आप, या तो उनका आईक्यू जो है वो 140 प्लस है, 120 प्लस तो एटलीस्ट है ही है, मतलब आईक्यू है जो बुद्धि लब्धि है, इंटेलिजेंट कोशेंट है जिसको मापा जाता है। बोलते हैं ना इसका आईक्यू कम है, इसका आईक्यू ज्यादा है, ऐसे बोल देते हैं लोग जनरल टर्म्स में, बट आईक्यू स्कोर्स हैं। तो आईक्यू या तो जिसका ज्यादा है उसको गिफ्टेड कह रहे हैं, या फिर वो किसी एक क्षेत्र विशेष में बेहतर है, जैसे सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, तो टैलेंट हो सकता है, या फिर क्रिएटिविटी हो सकती है। 3 तरह के गिफ्टेड बच्चे होते हैं। क्या, कैसे, या तो आईक्यू जिनको इंटेलेक्चुअली ब्राइट कहते हैं, आईक्यू के बेसिस पे, टैलेंट कोई किसी एक विशेष क्षेत्र में हो, किसी स्पेसिफिक फील्ड में टैलेंटेड हो, या फिर तीसरी चीज हो सकती है क्रिएटिविटी, कुछ नया सृजन करने की क्षमता। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स कब बेहतर सीखेंगे, ये बच्चे कब बेहतर सीख पाएंगे, ये पूछा है, बताइए। कई लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए। बोर्ड तो ब्लर नहीं होना चाहिए, एक मिनट रुको मुझे चेक करने दो। बोर्ड तो एकदम ओके है भाई, आप थोड़ा अपनी क्वालिटी बढ़ा के देखो, 1080p पे करके देखो, ठीक है। वर्षा सिंह, इन बातों से कोई फायदा नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो, किसी को फर्क नहीं पड़ता आप किस पॉलिटिकल इंटरेस्ट को शो कर रहे हैं, नौकरी आपकी आपकी मेहनत से लगेगी, वैकेंसी पे फोकस करो और पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। मैं समझती हूँ आपकी भावनाएं, बट इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ। देखो, गिफ्टेड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप देयर एबिलिटीज व्हेन दे विल बी टेस्टेड अगेन एंड अगेन। सिर्फ टेस्ट लेने से किसी की एबिलिटी तो आज तक निखरी नहीं है कि बस टेस्ट ले लो, हमारा ध्यान सिखाने पे होना चाहिए, ठीक है बस। दे कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस, जब वो दूसरे बच्चों के साथ पढ़ें, दूसरे बच्चों के साथ अधिगम प्रक्रिया में जुड़ें, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है दे विल बी सेपरेटेड फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, अलग थलग करके आप नहीं सिखा सकते, एक साथ ज्यादा बेहतर सीखेंगे, बस मेथड में अपने परिवर्तन कर लीजिए एक ही क्लास के अंदर। दे विल स्टडी इन प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, बस ये तो फिर अजीब सी ही बात हो गई, है ना। जब हम अपने बीएड में या अपने टीचिंग ट्रेनिंग में या स्कूल में ठीक से नहीं सीख पा रहे, तब फिर कोचिंग क्लासेस का रोल आ रहा है, क्या करें, है ना। दे कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स, नहीं तो ऐसा थोड़ी, ज्यादातर थियरीज तो आपने पढ़ी ली थी बीएड में, फिर क्यों नहीं समझ आई, क्योंकि रोट वे से समझाया गया या फोकस नहीं था, ठीक। दे कनेक्ट विद अदर स्टूडेंट्स इन दी लर्निंग प्रोसेस, जब वो बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठ करके सीखते हैं तो हर तरह का डाउट सामने आएगा, हर तरह की एक्टिविटी सामने होगी, अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, तो बाकी बच्चों के साथ अच्छा सीखते हैं, अपनी स्किल्स को अच्छा डेवलप कर पाते हैं अलग थलग की बजाय। तो बी ऑप्शन हो गया, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं तो बेहतर सीखते हैं अधिगम प्रक्रिया में, जब वो बाकी विद्यार्थियों के साथ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हु हैज द वर्स्ट इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ इन द मॉडर्न एरा, आज के समय में, आधुनिक समय में मानसिक स्वास्थ्य एक तो हो गया हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, हम बॉडी से कितना वेट उठा रहे हैं, कितना हम दौड़ भाग कर पा रहे हैं,